हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 20 जून को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है ब्लूप्रिंट्स बियॉन्ड बॉर्डर फॉर सोलेस एंड शेल्टर। ये आर्टिकल डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। बहुत ब्रिलियंट आर्टिकल है, इसे एक बार रीड ज़रूर करना है और इसके थ्रू हम एक मेंस का क्वेश्चन तैयार करेंगे। डू यू एग्री इंडिया नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ऑन रिफ्यूजीज। 2024 में ये आपको दिखने वाला है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है कास्ट अवे। रिसेंटली तमिलनाडु के एक विलेज नांगोनेरी में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का केस आया है और इसी इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। इसके अगेंस्ट में एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी और किस तरीके से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम एड्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा वो है एज अ न्यू कैंपस राइजेज एट एन एंशियंट साइट द स्टोरी ऑफ नालंदा। नालंदा महावीरा के बारे में बात करेंगे, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और जो करंट कैंपस बनाया गया है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके आर्किटेक्चर से लेकर के क्या क्या कोर्स उसमें शुरू किए गए हैं, ये सारे एस्पेक्ट आपके प्री और इनफैक्ट मेंस में भी ऐसी चीज़ें आपकी पूछी जा सकती है। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे दी गई होगी। मोर पे क्लिक करेंगे या फिर आप सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च कर लीजिए और डायरेक्टली जो है आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है ब्लूप्रिंट्स बियॉन्ड बॉर्डर्स फॉर सोलेस एंड शेल्टर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आर्टिकल की अगर मैं थीम की बात करूं तो थीम क्या है आर्टिकल की? इंडिया एंड द लॉ ऑन रिफ्यूजीज। ये ओवरऑल थीम है। बहुत समय से ये न्यूज़ में है, अभी तक के ना ही मेंस में पूछा गया है ना ही प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस करेंगे जो आपको 2024 में पूछा जा सकता है। एक आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है डू यू एग्री इंडिया नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव लॉ ऑन रिफ्यूजीज। 10 मार्क्स में इसी बार आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे सकता है। बाकी प्री के पर्सपेक्टिव से कुछ डेटा होगा वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो भी पूछा जा सकता है। अब आर्टिकल शुरू करते हैं, कंटेक्स्ट देख लेते हैं आर्टिकल आया क्यों है। 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल डे डेजिग्नेटेड बाय यूनाइटेड नेशन टू ऑनर द रिफ्यूजीज अराउंड द ग्लोब। इस बार 2024 का जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे था उसकी थीम थी सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजीज। ये सारे फैक्ट्स आपके स्टेट के एग्जाम के लिए यार बहुत इंपॉर्टेंट है। UPPCS आ रहा है, MPPCS आ रहा है, यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो बेसिकली जो आर्टिकल है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे था 20 जून को, उसलिए आया हुआ है। अगर हम अभी करंट स्टेटस की बात करें पूरे दुनिया में रिफ्यूजीज़ की, तो टोटल 43.4 मिलियन रिफ्यूजीज़ हैं और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। जैसे कि हम अफ्रीका की बात करें, साहेल रीजन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल वायलेंस हो रहा है। इस बार UPSC प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था। बहुत ज़्यादा कूप देखने को मिल रहा है, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है और बहुत सारे लोग वहाँ से डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा कॉन्गो बेसिन रीजन में भी बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी है, वहाँ भी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अफ्रीका अनस्टेबल है। वेस्ट एशिया की बात करेंगे, इजराइल पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट, तो वो वाला जो रीजन है वो हमेशा से अनस्टेबल है जब से यूनाइटेड स्टेट ने इराक पर इन्वेजन किया है। पिछले 20-25 साल में वहाँ पर स्टेबिलिटी आई ही नहीं है। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया क्राइसिस चल रहा है, वहाँ एक वॉर चल रही है, तो उसके कारण भी जो है बहुत ज़्यादा हमें माइग्रेशन देखने को मिल रहा है यूरोपियन कंट्री में। हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में भी इनस्टेबिलिटी चल रही, कूप हुआ है और उसके बाद पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिल रहा है। रोहिंग्याज बहुत ज़्यादा इंडिया माइग्रेट कर रहे हैं एज अ रिफ्यूजीज़। ठीक, तो ये सारे रीजंस के कारण ये जो नंबर दिख रहे हैं आपको बहुत हाई दिख रहे हैं और फ्यूचर में ये नंबर इंक्रीज होंगे ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसा बहुत बड़ा इशू आ रहा है, जिसके कारण एनवायरमेंटल रिफ्यूजीज का नंबर भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। पर ये तो एक स्टैटिस्टिकल कंपाइलेशन हो गया। हमें रिफ्यूजीज़ को एज अ नंबर देखने की बजाय एज अ ह्यूमन देखने की ज़रूरत है। उनकी क्या नीड्स हैं, उनके क्या फियर्स हैं, उनकी क्या होप्स हैं, उनके क्या डिज़ायर्स हैं, उन्हें एज अ ह्यूमन विथ डिग्निटी देखने की ज़रूरत है और उनके ये सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, प्लस उन्हें वेलकम करने की ज़रूरत है। ये वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हमें ये सारी चीज़ें
एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा है, और ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है, कंटेक्स्ट है। नाउ हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया एंड रिफ्यूजीज़ की हिस्ट्री की बात करते हैं। हिस्ट्री हमारे साइड में है। इंडिया ने हमेशा से असाइलम सीकर्स को असाइलम दिया है, रिफ्यूजीज़ को असाइलम दिया है, ये हमारी हिस्ट्री में है। अगर इसके एविडेंस की बात करें तो सबसे पहले जूस को परसिक्यूट करना शुरू किया गया था। पहले जो है किसके द्वारा, रोमन्स के द्वारा उनको परसिक्यूट किया गया था। तो बहुत सारे जूस इंडिया आए थे और उनको असाइलम दिया गया, और इंडिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर जूस को परसिक्यूट नहीं किया गया है। इसके अलावा जो आपके पारसीस थे वो इस्लामिक परसिक्यूशन के कारण इंडिया आए थे, इंडिया में उन्हें असाइलम दिया गया। ईस्ट बंगालीज़ की बात करें तो बहुत सारे जो बांग्लादेश बनने के पहले बंगालीज़ इंडिया 1971 में फ्लडेड किए थे, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था, उसके बाद इंडिया को वॉर करनी पड़ी थी, आपको याद होगा। इसके अलावा तमिल्स हैं जो श्रीलंका के, वो आए थे तो भी इंडिया ने उन्हें असाइलम दिया था। नेपालीस हो गए, अफगानीस हो गए, तिब्बतन्स हो गए। 1962 की वॉर हो गई थी दलाई लामा को असाइलम देने में। तो हम लोगों ने हमेशा से जो है अपना दिल बहुत बड़ा रखा है, और जो भी रिफ्यूजीज़ आए हैं उनको तहे दिल से स्वागत किया है, और हिस्ट्री हमारे साइड रही है। कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस के बाद ये सारी चीज़ें हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि हमारा जब इंडिपेंडेंस हुआ तब बहुत ज़्यादा जो है इंडिया से पाकिस्तान लोग गए थे, पाकिस्तान से इंडिया लोग आए थे, और बहुत बड़ी तादाद में माइग्रेशन हुआ था। और वो ब्लडशेड की हिस्ट्री के कारण हम बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो माइग्रेशन होता है या फिर जो रिफ्यूजीज़ एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतती है और उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो ओवरऑल ये जो है इंडिया की हिस्ट्री हो जाएगी, किससे रिलेटेड, रिफ्यूजीज़ को वेलकम करने से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी ऐसे में यार, ये काम आ सकता है आपको, है ना। आपके इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, एक बार इसको ज़रूर रीड करेंगे, ऐसे में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया की जो रिफ्यूजी पॉलिसी है वो क्या है। ऐसे तो हम इंडिया वाले हमेशा जो है रिफ्यूजीज़ को वेलकम करते हैं, कभी मना ही नहीं किए हैं। जो भी आया है ना, अतिथि देवो भव वाली जो हमारी आइडियोलॉजी है उसको हम फॉलो करते हैं, वसुदेव कुटुंबकम वाली जो आइडियोलॉजी है उसको हम फॉलो करते हैं। लेकिन अगर इंडिया की रिफ्यूजी पॉलिसी की बात करें तो वो क्या है उसे देखना ज़रूरी है। इंडिया लैक्स कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है रिलेटेड टू रिफ्यूजीज़। तो पहला पॉइंट ये हो गया। इंडिया इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्टी ऑफ 1951 रिफ्यूजी एंड इट्स प्रोटोकॉल, रिफ्यूजी कन्वेंशन एंड इट्स प्रोटोकॉल ऑफ 1967। इंडिया ने रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951 साइन नहीं किया था, उसका जो प्रोटोकॉल है उसे साइन नहीं किया था। ये जो दोनों डॉक्यूमेंट हैं ये किससे रिलेटेड है, रिफ्यूजी प्रोटेक्शन से रिलेटेड है, और पूरी ग्लोबली कंट्री ने इसे, बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसे साइन और रेटिफाई किया है। इसके अलावा कुछ लॉज हैं इंडिया में जो कि गवर्न करते हैं रिफ्यूजीज़ और इलीगल माइग्रेंट्स को, जैसे कि फॉरेनर एक्ट 1946, सिटीजनशिप एक्ट 1955, एक्सट्राडिशन एक्ट 1962। इन सारे लॉज में जितने भी फॉरेनर्स हैं सबको एलियन की तरह ट्रीट किया जाता है, और इन लॉज में केंद्र सरकार को अनब्राइडल पावर दे दी गई है कि वो किसी भी फॉरेन सिटीज़न को डिपोर्ट कर सकते हैं। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट की 1995 की वर्डिक्ट, NHRC वर्सेस स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। चकमास जो ट्राइब है वो बांग्लादेश चिटगोंग एरिया, हिल एरिया में रहती थी, और 1960-70 में वो बांग्लादेश से माइग्रेट करके अरुणाचल प्रदेश में एंटर हुए थे। उसके बाद से उनको बहुत बार स्टेट गवर्नमेंट इविक्शन करना चाहती थी, फोर्सिबली इविक्शन करना चाहती थी, और 90s में भी ये किया जा रहा था। तो NHRC जो है सुप्रीम कोर्ट गए, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में वर्डिक्ट दी कि जो आर्टिकल 14 है, 20 है और 21 है वो सारे चकमास के लिए अवेलेबल होगा। इनफैक्ट जो भी इंडिया में रह रहा है, चाहे वो रिफ्यूजी हो चाहे वो सिटीज़न हो, जो भी इंडिया में रह रहा है उनको ये राइट्स अवेलेबल रहेंगे। और इसी के साथ जो फोर्सिबल इविक्शन था चकमास का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उस पर रोक लगा दी।
चीज़ें क्लियर है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इंडिया की पॉलिसी हो जाएगी। इंडिया में अगर कोई भी रिफ्यूजीज़ हैं तो उनके राइट्स का भी ध्यान रखा जाता है, बेसिक जो उनकी नीड्स है उसका भी ध्यान रखा जाता है, और प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट, प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट भी फॉलो किया जाता है। ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है क्या, इसे समझ लेते हैं। इट स्टेट्स दैट नो कंट्री शुड सेंड अ पर्सन टू अ प्लेस वेयर दे मे सफ़र परसिक्यूशन। इसका मतलब ये है, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है एक तरीके से, कि अगर कोई भी रिफ्यूजीज़ आपकी कंट्री में आ रहा है और उस कंट्री से आ रहा है जहां उसके साथ परसिक्यूशन हो रहा है, जहां उसकी जान को खतरा है, आप उसको वापस उसी कंट्री नहीं भेज सकते, वापस उसे वहीं पर डिपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक, तो ये प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट भी इंडिया फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं कि इंडिया को जब इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो इंडिया को लॉ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया जो है अपना ट्रेडिशन फॉलो कर रहा है, रिफ्यूजीज़ को वेलकम कर रहा है, तो क्यों इंडिया को लॉ की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ रही है। तो पहला पॉइंट ये है कि इट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, है ना। बहुत ज़्यादा रिफ्यूजीज़ बढ़ रहे हैं आने वाले समय में, और हो सकता है कि ये संख्या अभी रोहिंग्यास हैं, बाद में चल के जो आसपास के स्टेट हैं इंडिया के, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। तो आने वाले समय में नंबर बढ़ सकता है। तो किस तरीके से इस प्रॉब्लम को डील किया जाए, है ना। इलीगल माइग्रेंट्स वर्सेस रिफ्यूजी की ये जो प्रॉब्लम है, इसे हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इलीगल माइग्रेंट्स, लेट्स से पाकिस्तान से बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं जिसके कारण नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा हो सकता है। तो हमें एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की ज़रूरत है और एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव लॉ की ज़रूरत है। इंडिया को अपनी अप्रोच है उसे भी बदलना चाहिए। अभी हमारी अप्रोच क्या है, चैरिटेबल, आ रहे हो आ जाओ, है ना, हमारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इसे राइट बेस्ड अप्रोच करने की ज़रूरत है। जो लोग आ रहे हैं, है ना, उनको एक तो वापस नहीं भेजना है, प्लस उनको जो बेसिक राइट्स हैं उन्हें वो भी प्रोवाइड करना है। कई बार क्या होता है, हम इनको डिपोर्ट कर देते हैं और डिटेंशन सेंटर में रखते हैं जहाँ बहुत ही डिप्लोरेबल कंडीशंस होती हैं, इनकी बहुत बुरी हालत होती है, लिविंग कंडीशन बहुत ख़राब होती है। तो इंडिया को राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ जाना है। इतना ही नहीं कि बस आपने इनको बोला कि हाँ ठीक है आ जाओ रह लो कहीं पर, तो उनको थोड़ा खाने पीने की व्यवस्था, है ना, थोड़ा बहुत कहीं जॉब वगैरह की चीज़ें, ये सारी चीज़ें भी उन्हें मिल जाए। तो ये राइट बेस्ड अप्रोच की तरफ मूव करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्या है, इंडिया शुड अधेरिंग टू ह्यूमन राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। ठीक है, अगर लॉ रहेगा तो फिर जो गवर्नमेंट है उसको ह्यूमन राइट्स जो हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा और प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि केस बाय केस बेसिस पे आप किसी को एंटर करवा लें, किसी को रख लें और किसी को बाहर कर दें। इट ऑल्सो हेल्प्स टू स्टॉप अनलॉफुल डिटेंशन इन द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। इसके कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो है नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पर बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट कर देती है, वापस वहीं भेज देती है जिस कंट्री से वो आए हैं, और अनलॉफुल डिटेंशन भी करती है, जिसका मैंने आपको बताया, है ना, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डिप्लोरेबल कंडीशन होती है, ह्यूमन राइट्स का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। इसके अलावा क्यों ज़रूरत है, इनकन्सिस्टेंसी इन ट्रीटमेंट ऑफ रिफ्यूजीज़। कुछ रिफ्यूजीज़ को आने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन कुछ रिफ्यूजीज़ को आप आने से मना कर दे रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली जो रोहिंग्यास हैं उन्हें इल्लीगल माइग्रेंट्स कहा गया, ना कि उन्हें रिफ्यूजीज़ माना गया। ठीक है, तो इलीगल माइग्रेंट कहा तो तुरंत ही जो है लॉ के हिसाब से उन्हें डिपोर्ट करना था। बहुत सारे रिफ्यूजीज़ को डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा है जहां हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो केस बाय केस बेसिस पे केंद्र सरकार ये डिसाइड करती है कि किसको असाइलम देना है किसको नहीं। तो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है। केंद्र सरकार प्लस उनकी आइडियोलॉजी डिसाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन या फिर पर्टिकुलर रेस या पर्टिकुलर कास्ट, इन लोगों को एंटर करवाना है और किन को एंटर नहीं करवाना है। तो ये जो आइडियोलॉजी पे डिपेंड कर रही चीज़ें, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी उस समय पावर में थी 2017 में जब इन्हें इलीगल माइग्रेंट्स किया गया था। तो बहुत सारे लोगों ने आरोप लगाया था कि ये मुस्लिम नहीं होते, हिंदू होते तो बीजेपी इनको असाइलम दे देती। तो ये सारी जो इनकन्सिस्टेंसी है ये नहीं होना चाहिए, इसलिए हमें लॉ की ज़रूरत है। अब बात करते हैं, शशि थरूर जी ने 2021 में एक लॉ लेकर आए थे, प्राइवेट बिल लेकर आए थे, जो कि किससे रिलेटेड था, असाइलम से रिलेटेड था, रिफ्यूजी रिलेटेड था। बिल का नाम था असाइलम बिल 2021। ये जो बिल था इसने कंप्लीटली जो है नॉन रिफॉल्वमेंट प्रिंसिपल को फॉलो किया था। इसके साथ साथ जो है जो आर्बिट्री कंडक्ट है अथॉरिटीज़ का, केंद्र सरकार का, कि किसी को आप फेवर कर रहे हैं, किसी को असाइलम दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें इस बिल के आते ही, लॉ बनते ही ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, कैसे
ख़त्म हो जाती थी। इस बिल में जो है प्रॉपरली क्या दिया हुआ है, क्रिएशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर असाइलम टू रिव्यू एंड डिसाइड ऑल सच एप्लीकेशंस। जो भी असाइलम सीकर होंगे वो अपनी एप्लीकेशन फाइल करेंगे और एक कमीशन बनाया जाएगा जो उनकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और उसके बाद डिसाइड करेगा। ठीक है, इसमें कौन से एक्सेप्शंस हो सकते हैं, कौन से एक्सेप्शंस नहीं हो सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिफॉर्मेंट कहाँ फॉलो किया जाएगा, कहाँ फॉलो नहीं किया जाएगा, वो सारी चीज़ें भी स्पेसिफिकली दी हुई थी। क्या एक्सक्लूजन कर सकते हैं, कहाँ पर हम रिवोकेशन कर सकते हैं रिफ्यूजी स्टेटस का, वो भी सारी चीज़ों के रीजंस दिए हुए थे। और जब आप प्रॉपर सारी चीज़ें स्पेसिफिकली लॉ में डाल देते हैं तो केंद्र सरकार के पास जो पावर है वो कम हो जाती है, उन्हें लॉ फॉलो करना पड़ता है और उनका जो डिस्क्रिशन है वो लिमिटेड हो जाता है। ठीक, तो फिर चाहे वो चकमाज हो तो भी उन्हें सेम ट्रीट किया जाए, चाहे वो रोहिंग्यास हो तो भी उन्हें सेम ट्रीट किया जाए। अब एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि क्या हम सारे रिफ्यूजीज़ को इंडिया में आने से रोकेंगे नहीं? ऐसे में तो बहुत ज़्यादा बड़ी पॉपुलेशन इंडिया में आएगी। इंडिया में रिसोर्सेज पहले ही बहुत कम हैं और हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो इथनिक क्राइसिस हो रहा है वो और बढ़ जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न तो एक बहुत बड़ा वैलिड रीज़न है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर लॉ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी है जो असाइलम सीकर हैं उनको ट्रीट करने में, और कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आपको लॉ के थ्रू ही मिल सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये बेसिकली हमारा आर्टिकल हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर जो कंक्लूजन दिया है वो बहुत बढ़िया दिया है ना, उसको आप जो है एक बार रीड कर सकते। द प्रॉब्लम ऑफ द रिफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड आर प्रॉब्लम्स दैट डिमांड इंटरनेशनल कॉपरेशन। जो प्रॉब्लम है रिफ्यूजीज की पूरी दुनिया में वो इंटरनेशनल कॉपरेशन डिमांड कर रही है। इंडिया एज अ ग्लोबल पावर pillar of world community can play a significant role in the emerging multipolar world and must play its own part on its own soil as well as on global stage in this noble task devising solution for refugees that offer blueprint beyond border। इंडिया जो है अपनी सॉइल में बढ़िया लॉ बना सकता है और यही लॉ, यही ब्लूप्रिंट पूरे दुनिया के लिए जो है एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट बन सकता है। बाकी कंट्री भी इसी तरह के लॉ जो है इंडिया को देखकर बना सकती है, इंडिया से सीख सकती है। तो इंडिया को यहाँ पर एज अ ग्लोबल लीडर की तरह सोचना चाहिए और काम करना चाहिए। In doing so, we would uphold our own finest tradition and highest standard of our democracy, alongside demonstrating that we truly are what we have forever claimed to be Vishwa Guru, striving inexorably to serve, in the words of Jawaharlal Nehru, the still larger cause of humanity। जब हम इस तरह का लॉ बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेस्ट ट्रेडिशन है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसे हम फॉलो करेंगे, है ना, उसे अपहोल्ड करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारे हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेसी है उसे भी हम इंश्योर करेंगे और डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि जो हम क्लेम करते हैं कि हम विश्व गुरु हैं और जो है दुनिया में ह्यूमैनिटी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, जो कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ये सारी चीज़ें यार लिख सकते हो अपने कंक्लूजन में, बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए हुए हैं, इसे आप यूज़ करिए नोट्स में, है ना। और ये कोट बिल्कुल प्रॉपर आप कॉपी पेस्ट करिए अपनी मेंस के आंसर में और फिर देखिए आपको नंबर काफ़ी अच्छे आएंगे। अगर आपके रटने की प्रवृत्ति अच्छी है तो बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ से फैच किए जा सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? ये बेसिकली पूरा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, पूरा मेंस का क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है कास्ट अवे। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है, GS1 इंडियन सोसाइटी। मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। अगर ओवरऑल थीम की बात करें तो थीम क्या है? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स। ये बेसिकली हमारे आर्टिकल की थीम है, इस पर आर्टिकल आया है। और आपको कास्ट आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS पेपर 1 में, है ना, इंडियन सोसाइटी में। तो वहाँ पर आप जो है इस आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। रिसेंटली तमिलनाडु के नांगुनेरी विलेज में 2 शेड्यूल कास्ट सिबलिंग्स के ऊपर उनके क्लासमेट्स के द्वारा अटैक किया गया है, मर्डरस असॉल्ट किया गया है। मतलब उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। ये जो बच्चे, जो क्लासमेट हैं जिन्होंने अटैक किया है, ये डोमिनेटिंग कास्ट के हैं और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो कास्ट प्राइड बताई जा रही है। जो बच्चे पर अटैक हुआ, स्पेशली जो बॉय था, उसे बहुत समय से उसके क्लास के लड़के टीज़ कर रहे थे, उसकी कास्ट के नाम पर उसको बहुत ज़्यादा चिढ़ाया जा रहा था
और फिर एक दिन जो है इस तरह का अटैक होता है, बच्चा सेफ है लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज है। ऐसा पहली बार नहीं है, इस तरह के केसेस तमिलनाडु में बहुत बार आते हैं स्कूल्स में। इसके अलावा ऑल ओवर इंडिया में हमें इस तरह के केसेस देखने को मिलते हैं। कास्ट प्राइड के कारण कन्फ्लिक्ट हो जाता है स्कूल के बच्चों में और उसके कारण ब्लडशेड के कई एग्जाम्पल देखने मिले। तो आज भी है ना, हम शहरों में रहते हैं तो हमें लगता है कि यार ये कास्टिज़म, कास्ट आइडेंटिटी अब इतना ज़्यादा नहीं रहा है, लेकिन अगर आप विलेज लेवल पर जाएंगे तो अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी भी जो है गांव में रहने वाले लोगों के खून में कास्ट आइडेंटिटी बसी हुई है। इस इंसिडेंट के बाद में जस्टिस के चंद्रू कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। क्या क्या रिकमेंडेशन है इसे देख लेते हैं। स्टूडेंट बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम हैविंग एनी कलर रिस्टबैंड्स, रिंग्स और फोरहेड मार्क्स, तिलक विच सर्व एज अ कास्ट आइडेंटिटी। तो जो बच्चे हैं उनको स्कूल में ना ही कोई रिस्ट बैंड पहन के जाना है, ना ही कोई रिंग पहन के जाना है और ना ही माथे पर तिलक लगा के जाना है। इसके अलावा कि एक पर्टिकुलर कलर की साइकिल बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे जिसके थ्रू उनकी कास्ट आइडेंटिटी या फिर कास्ट रेफरेंस या फिर कास्ट पता चल रही हो, है ना। जैसे हम अपनी गाड़ीज़ में कर लेते हैं, लिख देते हैं राजपूत या फिर इस तरीके से चीज़ें लिखते हैं जिससे हमारी कास्ट पता चले। इस तरह का कोई भी चीज़ जो है बच्चों की साइकिल में नहीं दिखना चाहिए। इसके अलावा स्कूल नेम्स आर नॉट टू बियर एनी कास्ट अपीलेशन। स्कूल का नाम इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि किसी पर्टिकुलर कास्ट को ही आप अपील कर रहे हैं। इसके अलावा जो कमिटी है उन्होंने रिकमेंड किया है सरकार को टू अपॉइंट अ सोशल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी। सोशल जस्टिस मॉनिटरिंग कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करिए और इसके अंदर एकेडमिशियन रखिए, सोशल एक्टिविस्ट रखिए, जो क्या करेंगे पूरा सिलेबस करिकुलम चेक करेंगे, सोशल इशू से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसे चेक करेंगे और उसमें मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे। ऐसे टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाएगा जो कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, इक्वालिटी से और नॉन डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा जो कमेटी है उन्होंने बीएड और डीएड के सिलेबस को भी, करिकुलम को भी बदलने के लिए कहा है। बीएड डीएड है क्या यार? एजुकेशन में बैचलर और डिप्लोमा कोर्सेज हैं, इसमें टीचर्स को पढ़ाया जाता है, टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उनको बताया जाता है कि आपको स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है। अगर कोई भी टीचर बनना चाहता है तो उसको बीएड और डीएड करना कंपलसरी होता है और बीएड और डीएड का जो सिलेबस है उसमें भी चेंजेस करने की बात की जा रही है ताकि जो क्लासेस हैं वहाँ पर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। टीचर्स को ये सारी चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है। चीज़ें क्लियर है क्या? इसके अलावा जो कमेटी है उन्होंने सेंट्रलाइज किचन की बात कही है। सेंट्रलाइज किचन की बात क्यों कही है? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कुक होते हैं वो लोअर कास्ट के होते हैं और कई बार जो बच्चे होते हैं वो खाना खाने के लिए मना कर देते हैं, उनके पेरेंट्स उनको खाना खाने नहीं देते हैं क्योंकि लोअर कास्ट के लोग वो खाना पका रहे होते हैं। तो सेंट्रलाइज किचन है ना, ब्लॉक लेवल पर बनाया जाए और उसके बाद सारे विलेज लेवल पर उनको फूड प्रोवाइड किया जाए। चीज़ें क्लियर है? ये सजेशन दिया था। हालांकि सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बिल्कुल भी इंक्लाइन नहीं है क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि कुक कौन है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन तभी भी नहीं रुकेगा और इसके साथ साथ लॉजिस्टिक इश्यूज भी आ जाएंगे, है ना। जो हर स्कूल में किचन हुआ करते थे अब एक सेंट्रलाइज किचन होगा, बच्चों को ताज़ा फूड, फ्रेश फ्रूट नहीं मिल पाएगा और फिर डिस्ट्रीब्यूट करने का झंझट अलग, लॉजिस्टिक इशू, पहले खाना बन रहा है एक जगह से फिर दूसरी जगह पहुंच रहा है, तो ये बहुत अननेसेसरली प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो है सजेशन हो सकता है और सरकार जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंक्लाइन नहीं है। इसके अलावा जो कमेटी है उन्होंने एक और सजेशन दिया है, यूनिफॉर्म्ड सोशल जस्टिस स्टूडेंट फोर्स बनाने की बात की गई है। जैसे कि एनएसएस है, एनसीसी है, स्काउट एंड गाइड है, उसी तरीके से सोशल जस्टिस स्टूडेंट फोर्स जो है ऑपरेट करेगी, रेगुलर ड्रिल और एक्सरसाइजेस करेगी। लेकिन ये सजेशन थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है ना। एक पर्टिकुलर इसी चीज़ के लिए है ना, ये वो वाली बात हो गई गौ रक्षक टाइप की, है ना। गौ माता को बचाने के लिए आप किसी और को जो है जान से मार दे रहे हो, तो थोड़ा सा इसमें कॉशन रखने की ज़रूरत है इस तरह के जो फोर्सेस हैं उसको बनाने से पहले स्कूल लेवल पर। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये कुछ आपकी रिकमेंडेशन हो जाएगी। ये जो रिकमेंडेशन दी है कमेटी ने ये न्यू
बिल्कुल भी नहीं है। इसके पहले की जो कमेटी थी उन्होंने भी इसी तरह की रिकमेंडेशन दी थी। ठीक, और सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट भी की गई है, जैसे कि जो पॉपुलर लीडर्स हैं उनके कास्ट सरनेम को हटा दिया गया है, इरेज कर दिया गया है टेक्स्ट बुक से। कई बार क्या होता है, हम फॉल्स प्राइड लेने लगते हैं। कैसे कि यार देख, मेरे कास्ट वाला आदमी एक बहुत बड़ा हीरो था, मैं सुपीरियर हूँ, मेरी कास्ट सुपीरियर है। तो इस तरीके की हम फॉल्स प्राइड जो है पॉपुलर लीडर्स से लेने लगते हैं। तो ये जो है सरकार के द्वारा रिमूव किया गया था टेक्स्ट बुक से। इसके अलावा जो स्ट्रीट साइन बोर्ड हैं उसमें भी कास्ट सरनेम के यूसेज को ड्रॉप कर दिया गया था। तो बच्चे जो है ये सारी चीज़ें देख के ही सीखते हैं और फिर फॉल्स प्राइड उनके अंदर आने लगती है। पर अगर आप एक पैटर्न देखें, इनमें जितनी भी रिकमेंडेशन है उसमें कहीं ना कहीं जो कास्ट आइडेंटिटी है उसे हाइड करने की कोशिश की जा रही है। यार हाइड करने से क्या एंड हो सकता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन? पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? आप सारी चीज़ें छुपा दो, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा कहीं से कहीं और से नहीं चला जाएगा, कहीं और से नहीं सीख लेगा, है ना। सबसे पहले तो जो बच्चे का सोशलाइजेशन करता है वो कौन करते हैं? पेरेंट्स करते हैं। अगर हाई डोमिनेटिंग कास्ट के पेरेंट्स होंगे तो उनके अगर अंदर ये सारी चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बच्चों के अंदर ये सारी चीज़ें इनकलकेट हो जाती है। हालांकि बच्चों को सही एजुकेशन अगर टीचर देता है तो हो सकता है कि वो उसके अंदर जो फॉल्स प्राइड है उसको डाइल्यूट कर पाए, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पर जो हम हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर आपको याद हो B.R. अम्बेडकर और गांधी जी की डिबेट के बारे में, तो B.R. अम्बेडकर गांधी जी से बहुत ज़्यादा नाखुश रहते थे और उनका नाखुश रहने का रीज़न दो थे। एक तो जो गांधी जी थे वो कास्ट आइडेंटिटी को हाइड करना चाहते थे, उन्होंने भी, है ना, दलितों का नाम हरिजन रख दिया। तो अम्बेडकर जी बोले नाम बदलने से क्या होगा? बताइए, आप नाम बदल के कुछ अचीव कर पाएंगे क्या? आपको रूट जो अंदर बसी हुई है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उस पर अटैक करना चाहिए, ना कि नाम बदलना चाहिए। ये तो सिंबॉलिज्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हाइडिंग करने से कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। जब तक के विलेज लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता और पॉलिटिकल विल नहीं होगी तब तक के इस तरह के केसेस पूरे इंडिया में और हर विलेज में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। चीज़ें क्लियर है क्या? तो हमें जो फोकस करने की ज़रूरत है वो डायरेक्ट अटैक करने की ज़रूरत है ना। ये बेसिकली पूरा का पूरा आर्टिकल हो जाएगा। होपफुली आपको सारा आर्टिकल क्लियर हो गया है। हमारा नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल है एज अ न्यू कैंपस राइजेस एट एन एंशिएंट साइट द स्टोरी ऑफ नालंदा। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS1 हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्री पर्सपेक्टिव और मेंस पर्सपेक्टिव दोनों से इस आर्टिकल को कवर करेंगे। रिसेंटली जो नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। टोटल अगर कैंपस की बात करें तो 455 एकड़ में ये कैंपस फैला हुआ है, राजगीर में लोकेटेड है, जो कि पटना से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पे है। और इसके पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उससे ये जो करंट यूनिवर्सिटी बनाई गई है उसका डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर के आसपास है। ठीक, अब बेसिकली ये जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है ये पुरानी नालंदा को रिवाइव करने की कोशिश की गई है। और इसको सबसे पहले रिवाइव करने का जो आइडिया है वो हमारे देन प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी का था। उन्होंने नालंदा को रिवाइव करने का प्रपोज़ल दिया था। ठीक, 2006 में ये ऑफिशियल प्रपोज़ल उनके द्वारा दिया गया था। इसके साथ साथ लगभग 17 कंट्रीज़ ऐसी हैं इंडिया के अलावा जो नालंदा यूनिवर्सिटी को वापस रिवाइव करना चाहती है और उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनई, दारुसलाम, कंबोडिया, चाइना, इंडोनेशिया, लाओस, मॉरिशस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड वियतनाम, ये सारी कंट्री के जो एम्बेसडर थे उन्होंने वेडनेसडे का जो इनॉग्रल इवेंट सेरेमनी थी उसे अटेंड किया था। बिहार असेंबली में 2007 को यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा बिल पहली बार पास हुआ था। 2010 में इस बिल को रिप्लेस करके पार्लियामेंट ने एक नया बिल लेकर आए, नालंदा यूनिवर्सिटी बिल, जिसमें प्रपोज्ड यूनिवर्सिटी को नेशनल इम्पॉर्टेंस दी गई और इसे किस तरीके से गवर्न किया जाना चाहिए ये भी डिसाइड किया गया। 2013 में कैंपस
इसको डेवलप करने के लिए मास्टर प्लान बनाया गया, और ये मास्टर प्लान किस आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया? BV दोषी। यार ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है स्टेट PCS में, ठीक है। ये बेसिकली मास्टर प्लान इन्हीं आर्किटेक्ट के द्वारा 2013 में डेवलप किया गया। उसके बाद से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। 2014 में 15 बच्चों को नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था। और किस स्कूल में एडमिशन मिला था? टू द स्कूल ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज़ एंड स्कूल ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। इसके बाद जो इनकी क्लासेस थी वो राजगीर कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई थी, और उस समय जो टोटल फैकल्टीज़ रखी गई थी, टोटल 6 टीचर्स रखे गए थे। नोबेल प्राइज़ विनर इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन पहले यूनिवर्सिटी के चांसलर बने थे, और प्रणब मुखर्जी उस समय प्रेसिडेंट थे, वो फर्स्ट विजिटर थे। ये सारे फैक्ट्स यार आपको UPSC में भी पूछा जा सकता है, आजकल फैक्चुअल बहुत हो गई है, और स्टेट PCS में भी। उस 2004 के बाद से 4 और स्कूल्स जो है इस्टेब्लिश किए गए हैं। स्कूल ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़, फिलोसॉफी एंड कंपैरेटिव रिलीजन, द स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर, द स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड द स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन एंड पीस स्टडीज़। करेंटली 2 साल का मास्टर कोर्स प्रोवाइड कर रहा है यूनिवर्सिटी, ऑफर कर रहा है, और PhD प्रोग्राम, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज और सर्टिफिकेट कोर्सेज भी ऑफर कर रहा है। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्किटेक्चर की। जो अभी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका आर्किटेक्चर कैसा है? अगर हम बिल्टअप एरिया की बात करें तो केवल 8% बिल्टअप एरिया है, बाकी एरियाज़ में पॉन्ड्स और डेंस फॉरेस्ट आपको मिल जाएगी। जो करंट सेटिंग्स हैं वो जो पुरानी वाली नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसके जैसे आर्किटेक्चर बनाने की कोशिश की गई है, उसी तरह की जोग्राफिकल सेटिंग्स यहाँ पर भी प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक स्पेसिफिकली रिक्रिएट्स द एक्सपोज्ड ब्रिक आर्किटेक्चर एंड एलिवेटेड स्टेयरकेस दैट इज द सिग्नेचर इमेज ऑफ नालंदा रूइंस। जो नालंदा का जब हमने रिकवर किए थे तो उसका जो सिग्नेचर इमेज थी वो थी एलिवेटेड स्टेयरकेस और एक्सपोज्ड ब्रिक आर्किटेक्चर। ये दोनों को एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स में जो है रिक्रिएट करने की कोशिश की गई है। द कैंपस इज अ मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल, नेचुरल लाइट स्ट्रीम्स इनटू क्लासरूम, स्मार्ट वाइट बोर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पोडियम, while air condition it utilizes various methods such as hollow walls to provide natural cooling। जो कैंपस है उसमें मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों चीज़ों को मिक्स करके बनाया गया है। नेचुरल लाइट्स भी आ रही हैं, स्मार्ट वाइट बोर्ड्स भी लगाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक पोडियम्स भी हैं, एयर कंडीशन भी है, और नेचुरल वे ऑफ कूलिंग हो उसके लिए हॉलो वॉल्स भी बनाई गई है। वाटर बॉडीज़ कमाल सागर पॉन्ड लगभग 100 एकड़ एरियाज़ में जो है कैंपस एरिया में कवर किया गया है। इसके अलावा 100 एकड़ जो है फॉरेस्ट एरिया है। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा क्या हो जाएगा? आर्किटेक्चर हो जाएगा। अब नालंदा महावीरा के बारे में बात कर लेते हैं यार, जो मेन आपकी यूनिवर्सिटी थी, है ना। प्रीलिम्स में ये ज़रूर पूछा जा सकता है, नया कंस्ट्रक्शन ना पूछे लेकिन पुराना आर्किटेक्चर के बारे में ज़रूर पूछ सकते हैं। महावीरा का मतलब क्या होता है? ग्रेट मोनेस्ट्री, संस्कृत और पाली में। इसका एग्जिस्टेंस 5 AD से लेकर के 13 AD तक था। गुप्ता डायनेस्टी के समय में इसे कंस्ट्रक्ट किया गया था। अगर हम चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यून सॉन्ग की बात करें तो इन्होंने ये नालंदा में विज़िट किया था 7th सेंचुरी में, हर्षा के टाइम्स में ये आए थे, और इन्होंने विज़िट करके बताया था कि यहाँ पर लगभग 10,000 बच्चे हैं और 2,000 लगभग यहाँ पर टीचर्स हैं, और बहुत सारे सर्वेंट यहाँ काम करते हैं। हालांकि बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो यूनिवर्सिटी के रूल्स मिले थे, है ना, जो यूनिवर्सिटी हमको अभी जब एक्सकवेशन हुआ था तो मिली थी, तो उसमें इतना बड़ा जो है कंस्ट्रक्शन नहीं दिख रहा था, तो इन्होंने इस क्लेम को डिस्प्यूट किया है। लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि नालंदा कोई एवरेज बुद्धिस्ट विहार नहीं थी, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर पूरी दुनिया से बच्चे आकर के पढ़ाई किया करते थे। नालंदा में वेदास से रिलेटेड पढ़ाई होती थी, हिंदू फिलोसॉफी, लॉजिक, ग्रामर एंड मेडिसिन सबकी पढ़ाई करवाई जाती थी। बुद्धिस्ट फेथ के साथ साथ बाकी फेथ के लोग भी यहाँ पर आके पढ़ सकते थे, ऐसा हिस्टोरियंस ने माना है। चीज़ें क्लियर है क्या? तो ये आपका क्या हो जाएगा? नालंदा महावीरा के बारे में हो जाएगा, और जो करंट कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके बारे में हो जाएगा। दोनों का कंपैरिजन भी देख लीजिएगा ना। ये सारी चीज़ें कुछ भी पूछ लेता है UPSC में, तो ये सारी चीज़ें कवर आप इससे कर सकते हैं। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय योर डे।